जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों हिस्ट्री में। आज की इस लेक्चर में हम कवर करने वाले महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, टॉपिक होगा आज का सल्तनत काल, यानी मेडाइवल हिस्ट्री का ये सल्तनत काल का फर्स्ट टॉपिक है और हिस्ट्री का ये आपका 8वीं टॉपिक होगी जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा यूपी टेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये हम अवश्य कहेंगे, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, इससे पहले वाली जितनी भी कक्षाएं यानी लेक्चर हुए हैं दोस्तों उसे आप लोग जरूर जाइए देखिएगा क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री महत्वपूर्ण है और 5 नंबर के हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सल्तनत काल, इससे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे कवर करेंगे आज की इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला तथ्य बनेगा दोस्तों सल्तनत काल का मक्का। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। तथा यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। ये तथ्य हर बार मेरे द्वारा कहा जाता है दोस्तों, आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए हर लेक्चर में। मोहम्मद साहब जो हैं दोस्तों, मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में प्रस्थान किए थे। ये भी तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका मेडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास का सल्तनत काल का चैप्टर है यानी टॉपिक है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बिल्कुल इसे नोट करते हुए चलेंगे जो मेरे द्वारा स्टार कराए चले जा रहे हैं तथ्यों को। हिजरी संवत अगेन स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य है। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? तो 622 ईसा पूर्व में हुआ था हिजरी संवत का। तो ये तीनों तथ्य अति महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल आप लोग इसे स्टार करते हुए चलेंगे। आज की टॉपिक 8वीं होगी। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी पहले वाली दोस्तों जितनी भी कक्षाएं हुई हैं, जितने भी लेक्चर कंप्लीट हुए हैं उसे जरूर देखिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व कराया जाना स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों, तो उसे भी आप लोग सॉल्व करते रहिए। हिस्ट्री का सॉल्व कराया जा रहा है इस समय प्रेजेंट में। मोहम्मद साहब की मृत्यु, और मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 632 में ही हुई थी मोहम्मद साहब की मृत्यु, इसके भी आप लोग समझते हुए। और जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में। ये आपको इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। कौन? हजरत मोहम्मद। हम आइए आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों हिस्ट्री में फारसी ग्रंथ, इसे भी स्टार करके रखेंगे। फारसी ग्रंथ चचनामा में, किसमें? चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। सिंध विजय की जानकारी किस में मिलती है? फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलती है दोस्तों। आप लोग इसे भी शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे, ताकि शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे तथ्य को जो मेरे द्वारा स्टार कराए चले जा रहे हैं तथ्यों को, ताकि एग्जाम टाइम में आपका बेहतर रिवीजन हो सके। एग्जाम आपका कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ये फैक्ट होंगे। और जो टॉपिक वाइज यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पर बने रहेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर विजिट करेंगे और इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। और आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे अपने मित्रों ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। बिल्कुल जुड़े रहेंगे, सभी चीज़ें ढंग से तैयारी कराई जा रही है K95 एग्जाम के माध्यम से। अब तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाने हैं उसकी भी प्रश्नों को सॉल्व भी कराया जा रहा है। जरूर जाइए देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आज का लेक्चर कैसा रहा। 999 से 1027 के बीच दोस्तों, 999 से 1027 के बीच मोहम्मद गजनवी या गजनवी ने भारत पर 17 बार, कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे। ये तथ्य तो आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। मोहम्मद गजनवी का दरबारी का भी इतिहासकार कौन था दोस्तों? ये अति महत्वपूर्ण तथ्य है, हर एग्जाम में यह तथ्य पूछा गया है। जैसा कि आप सभी मित्र एग्जाम दे रहे होंगे तो बिल्कुल इस तथ्य से परिचित होंगे। कौन? मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था, उतबी। उसने किताबुल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? उतबी ने। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण, इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, तो ग्रंथ जो लिखे गए ये भी प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं। तो हम उन सभी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए चलेंगे जो दोस्तों एग्जाम में बने हुए हैं, ताकि आप लोग को सभी चीज़ें पता होती रहे किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो आइए आगे देखेंगे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ये तथ्य तो बार बार पूछा गया है दोस्तों। एग्जाम आपका कोई भी, चाहे यूपी ट्रिपल पेट हो या अदर एग्जाम हो, अन्य अपकमिंग एग्जाम हो। तो दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों उसे जरूर समझाया जा रहा है K95 एग्जाम के माध्यम से। तो आप सभी मित्र बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे लेक्चर कैसा रहा।
तो मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कौन था? फिरदौसी था, जो शाहनामा का लेखक था। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि प्राप्त की थी दी जाती है, मतलब फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि भी दी जाती, किसे? फिरदौसी को ही दी जाती है। इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। एंड पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इसे तो बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, बार बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। प्रथम लगाया तो ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक तहकीक ए हिंद की रचना की थी। कौन? आपके अलबरूनी ने अरबी भाषा में, किस भाषा में? अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी अलबरूनी ने। ये तथ्य सभी महत्वपूर्ण दोस्तों सल्तनत काल के। ये मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का सब्जेक्ट चल रहा है। यहाँ से तथ्य कभी कभी एग्जाम में बने हुए दोस्तों। वैसे तो दोस्तों यूपी टीपीएससी पेट में 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और टॉपिक कई हैं दोस्तों। तो जो टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण होगा उन्हीं से वहाँ प्रश्न वो उठेगा, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों हम यूपी टीपीएससी पेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सभी चीज़ों को तैयारी करते रहिए और सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका सभी सिलेबस जो K95 एग्जाम के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और तैयारी करते रहिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला तथ्य क्या होगा, आइए उसे भी सॉल्व करते हैं प्रश्नों को समझते हुए। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। फर्स्ट आक्रमण मुल्तान पर हुआ था, कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एंड गौरी के बीच हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य है। इस युद्ध में शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए थे। जो शिहाबुद्दीन की सेना के दोनों पार्श्व परास्त हो गए थे। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। कब? 92 में। फर्स्ट 91 में, दूसरा 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान का पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। दूसरे में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद, दूसरे में हार जाते हैं दोस्तों, इसी चीज़ को समझते हुए चलेंगे, मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। तथ्य महत्वपूर्ण थे इसलिए आप लोग स्टार्ट करते हुए चलेंगे। ये रहा आपका अगला तथ्य। तथ्य क्या है? 1194 ईस्वी में चंदावर की युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों। ये भी तथ्य बार बार बना हुआ एग्जाम में। 1194 ईस्वी में 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में। इसमें कई तथ्य बन रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग सभी चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। एज ए इट प्रश्न बन सकता है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ है। ये भी तो जानते रहिए। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान यानी गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात है। यानी जो आपका सल्तनत काल है दोस्तों, सल्तनत काल में 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं? तो गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? महत्वपूर्ण है, प्रश्न बना हुआ है। जब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है, अभी तो दोस्तों अभ्यास प्रश्न सॉल्व कराया जा रहा है टॉपिक वाइज। जल्दी दोस्तों यूपी टीपीएससी पेट एग्जाम 2023 के अभी तक कितने जो पेपर हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसको भी सॉल्व कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और सभी को टॉपिक वाइज सॉल्व कराया जाएगा ताकि आप लोग का एनालिसिस बेहतर हो सके। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। कौन? आप गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये फर्स्ट है तो इसके लिए एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों। ऐबक की राजधानी कौन है दोस्तों? ऐबक की राजधानी आपका लाहौर है। ये भी समझते हुए चलेंगे, प्रश्न बना हुआ है। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसे आप लोग समझते हुए चलेंगे। इतना ज़्यादा दोस्तों जो स्टार कराए चले जा रहे हैं तथ्यों पर, ये तथ्य सभी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए मेरे द्वारा इसे स्टार कराया जा रहा है। और जो संपूर्ण लेक्चर है उस लेक्चर में से दोस्तों जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे छाड़कर मेरे द्वारा अलग कर दिया जा रहा है ताकि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लें और ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिविजन हो सके। तो इतना आप सभी मित्र तो कर ही सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे, इन चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से अपने को संतुष्ट कर रखा था। कौन? आपका
ऐबक, ये मलिक एंड सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रखा था अपने आप को। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था किसी उसे, इसलिए उसे क्या कहा जाता था, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, और पील बख्श, ठीक है, इन दोनों उपाधियों उसी के नाम से जानी जाती थी। कौन, आपके ऐबक नाम से पुकारा जाता था। ये भी तथ्य जानते थे, प्रश्न बन सकता है उसकी उपाधियों से संबंधित। आइए हम आगे बढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों जो एग्जाम में बने हुए हैं, क्योंकि क्या है टॉपिक है दोस्तों आपका सल्तनत कालीन प्रमुख भवन। भवन से संबंधित क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में, तो इसे आप लोग अनदेखा नहीं कर सकते और मिस भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों आज का लेक्चर कैसा रहा। इसकी पहली वाली यानी इससे पहली वाली जो अभी तक क्लासेस हुई हैं दोस्तों, यानी टॉपिक्स हुए हैं, उससे जाइए जरूर देखिएगा, क्योंकि टॉपिक सभी महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग चीज़ों को देखते हुए कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपका कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी सुधार करना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सभी को सुधार किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। आपका कमेंट जरूर देखा जाएगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट निश्चित होकर करते रहेंगे। एक तरफ भवन होंगे, दूसरी तरफ निर्माता एंड स्थल, मतलब कौन सा भवन कहाँ है, उसके निर्माता कौन है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद बार बार प्रश्न पूछा गया है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया है और ये स्थल है कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। तो तीनों चीज़ को समझते चलेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने किया था एवं इल्तुतमिश ने भी किया था। कुतुब मीनार का निर्माण ये भी दिल्ली में ही स्थित है दोस्तों। दोनों प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट अलाउद्दीन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है एंड अजमेर में ये स्थित है। तो ये भी जानते ही होंगे कितना बार प्रश्न ये बना हुआ है। एंड अतारकिन का दरवाजा, ये इल्तुतमिश के द्वारा नागौर में बना स्थित है। सभी तथ्य महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग इसे निश्चित होकर सभी चीज़ों की तैयारी करते रहेंगे। अतारकिन का दरवाजा कहाँ है, इल्तुतमिश ने बनवाया था, नागौर में है। एंड इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने स्वयं बनवाया था, दिल्ली में स्थित है। एंड सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में बनाया गया है। अलाउद्दीन का दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में बनाया गया है। अगला है दोस्तों गयासुद्दीन का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया, दिल्ली में ये भी स्थित है। एंड आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक दिल्ली में स्थित है। इसे स्टार कर लेंगे एंड आपका इसको स्टार कर लेंगे, इसको स्टार कर लेंगे एंड इसको इससे पहले जो ऊपर वाले हैं उसको सभी को स्टार कर लेंगे। यह प्रश्न सभी बना हुआ है। जहांपना नगर मोहम्मद तुगलक दिल्ली में स्थित है। एंड अदीना मस्जिद इंपॉर्टेंट है, सिकंदर शाह ये है आपका पांडुआ में स्थित है। ये सभी तथ्य हो गए दोस्तों भवन जिनसे प्रश्न बार बार एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं। उसे मैंने क्या तथ्य को स्टार करा दिया गया, उसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेंगे, वहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। यहाँ से जो तथ्य बनेंगे कोटला आपका अगला है दोस्तों कोटला फिरोजशाह किला, महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लेंगे। फिरोजशाह तुगलक द्वारा बनाया गया है दोस्तों, फिरोजशाह तुगलक द्वारा, जो दिल्ली में स्थित है। अटाला मस्जिद बेहद ही महत्वपूर्ण, सभी दोस्तों को पता होगा कहाँ है, इब्राहिम शाह सफी द्वारा बनाया गया था, जौनपुर में स्थित है। हिंडोला महल हुसैन शाह मांडू में स्थित है। एंड आपका नेक्स्ट अगला है, इन दोनों को स्टार कर लेंगे। जहाज महल है हुसैन शाह द्वारा, मांडू में दोनों स्थित है, हिंडोला महल एंड जहाज महल। चांद मीनार जिसे हम चार मीनार के नाम से जानते हैं, कुली कुतुब शाह स्टार कर लेंगे, हैदराबाद में स्थित है। विजय स्तंभ राणाकुंभा द्वारा, चित्तौड़ में, सभी दोस्तों पता होगा। ये हो गए कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण भवन जिनसे प्रश्न बार बार लगातार एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं। इनको मेरे द्वारा स्टार करा दिए गए हैं, जो तथ्य बार बार बनते चले आ रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले तथ्य की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान की खेल यानी आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है, जो पहले चौगान के नाम से जाना जाता था। घोड़े से गिरने के दौरान 1210 ईस्वी में हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। किसी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या खेलते थे, चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। एंड नेक्स्ट फैक्ट है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था, महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टार कर लेंगे। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उन सारे क्षेत्र में कर दी जो उसे विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की थी। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य बनेगा दोस्तों। अगला तथ्य आपके सामने, तथ्य क्या बनेगा,
सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के यानी चांदी का टंका होता था जो 175 ग्रेन का होता था, और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने ही आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने का परंपरा भी शुरू की थी। किसने? आपका इल्तुतमिश ने। महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ दोनों प्रश्न बने हुए हैं, चांदी का टंका एंड तांबे का जीतल, और चांदी का जो टंका था 175 ग्रेन का। सभी यहाँ तथ्य जो महत्वपूर्ण है इसलिए जोड़ दिया जा रहा है। आप लोग सभी चीज़ों को समझते चलेंगे। मंगोल नेता जो थे चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो कौन आया था? मंगोल नेता आया, चंगेज खां आया था। ये तथ्य बना हुआ है, इसलिए ताकि एग्जाम में आपका बेहतर रिवीजन हो सके। एंड जो मित्र नए हैं दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। और बिल्कुल मुझे पूर्ण रूप से आता है, आप लोग को अच्छा लगेगा ही, क्योंकि सभी चीज़ें सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करवाया जा रहा है। तो एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को, और वीडियो बेल आइकन को अवश्य ऑन कर देंगे ताकि नई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना, जो दोस्तों है 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल था। यह प्रश्न बार बार बना हुआ है, सभी दोस्तों को पता होगा, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे। अगला तथ्य बनेगा सल्तनत यानी सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था। किसे? बलबन को। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासुद्दीन से किया था। उलुग खां की उपाधि, इसे आप लोग विस्तार करके रखेंगे, यह प्रश्न बना हुआ है। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब मामली का पद पर रखा गया था। किसे? बलबन को रखा गया था। तथ्य महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। महत्वपूर्ण है, ये तथ्य पूछा गया एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग स्टार्ट करते हुए चलेंगे। रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। हर तथ्य एग्जाम में बना हुआ है, हर एग्जाम, आपको कोई भी एग्जाम हो। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियामत एक खुदाई माना गया था। किसे दोस्तों? आपका किसे? बलबन को। ये आपका अगला तथ्य बनेगा। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है, ये आता है। कौन? आपका बलबन। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? स्वयं आपको बलबन कहा है। बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया था। बलबन, ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, ये तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा, प्रश्न बना हुआ है। बलबन ने सिजदा मतलब होता है दोस्तों भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पावोस का अर्थ होता है दोस्तों सुल्तान के चरणों को चूमना। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है की रीतियों का आरंभ किया था। कौन दोस्तों? बलबन। तथ्य महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे स्टार्ट कर लेंगे। और आज का लास्ट फैक्ट बनेगा दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग उसे नोट कर लेंगे। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार जिसे नौरोज के नाम से जाना जाता था, बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी, जो कि महत्वपूर्ण है। ये तथ्य आज का लास्ट था। ये टॉपिक सल्तनत काल का आज का यहीं कवर होता है। इससे भी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सभी को हमने कवर कर लिया है, तथ्यों के माध्यम से अन्य स्टार करा दिए गए हैं, ताकि आप लोग शॉर्ट नोट्स इसमें इसे आप लोग को मेंशन कर लेंगे, एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। और कमेंट में बताएंगे दोस्तों आज का जो लेक्चर है कैसा रहा, और जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।